तो हम लोग 11वीं कक्षा की चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। इसका है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है? वह एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी स्थल है। क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग और मैग्मा याद है? ज्वालामुखी से जो निकलता है गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग, मैग्मा। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है न ही पहुंच सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहुंचा है तो नहीं पहुंचेगा, पहुंच सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई है। हम पृथ्वी पर गरीब लोग रहते हैं। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ के होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी देश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक प्रक्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होती है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ये भी ज़रूरी है ना कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है। ज़रूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार ज्ञान हो, जरूरी भी है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपरपट्टी यानी भूपरपट्टी क्रस्ट से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित किया जाता है। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त करी है। प्राप्त है कि प्रत्येक परत पर विशेषज्ञों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इस अध्याय इसी बात से विषय करता है कि भूगर्भिक जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। याद रखना है इसको, 6370 किलोमीटर है। 6370 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थिति के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि परिस्थितियों के वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है, इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊपर क्या है? धरातलीय चट्टानें हैं, ठोस पदार्थ है जो कि सर फोड़ सकते हैं, ठीक है। अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, तो गलती करने के बाद, इसलिए धरातलीय चट्टानें इतना कठोर होते हैं कि सर फूट सकता है, इसलिए ऐसा गलती काम नहीं करना है। और गलती काम कीजिएगा तो सज़ा तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो बाबा ही क्यों ना हो, हाथ तो कोर्ट में जोड़ना ही पड़ेगा। जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, जो अथवा चट्टानें हम जो खनन क्षेत्र से जो प्राप्त करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर गहरी तक है। अब बताइए, जहाँ 6370 यहाँ भी लिखा है, कहीं कहीं आपको 71 भी मिलेगा। अब इसमें 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे गया है। एक आर्कटिक में है, वो 12 किलोमीटर गया है। अब बताइए है कितना ये तो वही हो गया।
कि आलू है, आलू का ऊपर वाला पपड़ा निकाल दिए। खैर कोई बात नहीं, पहुँचेंगे। क्योंकि उतनी गहराई तापमान बहुत अधिक है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति के जानने के लिए प्रपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक जो हैं, जो योजना पर काम कर रहे हैं कि अंदर किस तरह से जाया जाए। ये गहरे समुद्र में प्रवेधन परियोजना, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। गहरे समुद्र में डायरेक्ट जाना है तो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट व समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक सबसे गहरा प्रवेधन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर गहराई तक गए अंदर, मतलब जा पहुँचे हम लोग। इन परियोजनाओं का बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। ये, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? तो हाँ, आर्कटिक वाले पढ़े थे। ये 12 किलोमीटर तक था, आ गए थे। अब विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों में विश्लेषण हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। ज्वालामुखी उद्गार जो होता है ना, प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत है। जब कभी भी, यानी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और ज्वालामुखी प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत पृथ्वी की गहराई में जाने का दो ही है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार में लावा पृथ्वी के धरातल आता है तो यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकाला गया है। अब प्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या है? तो पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दाब में वृद्धि होती है। खनन की प्रक्रिया से पता हमें चलता है कि तापमान की गहराई एवं दबाव कितना है, वृद्धि हो रहा है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। यानी जितना ही अब गहराई बढ़ेगा तो गहराई के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ेगा। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएँ हैं, जो कभी भी धरती पर पहुंच सकती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएँ वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड होते हैं जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना हुआ है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का साधन अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण हो गया, चुंबकीय हो गया, भूकंप संबंधी हो गया और उल्काएं हो गया। ये सब अप्रत्यक्ष साधन है। इनमें से कितने पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष साधन हैं? तो गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप। अक्षांशों के गुरुत्वाकर्षण का बल एक समान होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। यह जो अक्षांश है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, ये एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक, यानी जो पोल है, पोल पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। न्यूनतम नहीं कह सकते हैं, भूमध्य रेखा पर कम होता है।
उसके रेस्पेक्ट में, पोल के रेस्पेक्ट में गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर कम होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी है जो पृथ्वी का केंद्र है यानी कोर के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा कम होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान पदार्थ के द्रव्यमान में अनुसार बदलता ही रहता है, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो मान है पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। पदार्थ के द्रव्यमान घटेगा तो वो भी घटेगा, बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, उसके अनुसार घटता बढ़ता है। ठीक है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपट्टी के पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देता है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी के चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियों भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हम कुछ विस्तार इस पर चर्चा करेंगे। भूकंप क्या है? भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। तो भूकंपीय तरंगे होते हैं 3 तरह के, पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? तो पृथ्वी में कंपन इसलिए होता है कि प्रायः भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है, ज़्यादा नीचे तो जाती नहीं है। भूप्रपट्टी से सैलों के गहन दरार ही भ्रंश होती है, यानी जो पृथ्वी है स्थल मंडल है, ये इधर चला गया तो उसी को खिसकने से, इधर उधर होने से ये यहाँ कुछ हलचल हुआ तो ये भी हलचल होगा, तो इसके वजह से वो भूकंपीय तरंगे आती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ सैले विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इस कारण भी ये आते हैं। जहाँ ऊपर के सैलखंड दबाव डालते हैं, अंदर वाले इधर उधर होते हैं, तो इसके कारण भी भूकंप आते हैं। उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है, और जो आपस में जो घर्षण है उनका आपस में बांधे रहता है, फिर भी उन्हें अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सैलखंड विकृति होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत सरक जाते हैं। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। अब नीचे से घसकेगा तो खाली मिलेगा, तो ऊर्जा तो निकलेगी ना, नीचे तो गर्म है ना। और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ से ऊर्जा निकलती है वो भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है, यानी उद्गम केंद्र को अवकेंद्र भी कहा जाता है, यानी फोकस को हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। जहाँ से भूकंप ऊर्जा निकलती है, ये जो है पृथ्वी के इंटीरियर से, यदि क्रोड से निकल रहा है, मेंटल से निकल रहा है, ऊपरी मेंटल से निकल रहा है, क्रस्ट से निकल रहा है, लोअर क्रस्ट से निकल रहा है या अपर क्रस्ट से निकल रहा है, जहाँ से निकल रहा है उसको उद्गम केंद्र कहेंगे या फोकस कहेंगे या अवकेंद्र कहेंगे। उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहेंगे, हाइपोसेंटर या फोकस कहेंगे। ठीक है। ऊर्जा तरंगें लगभग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर कुछ बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होते हैं, भूतल जो है ना पर वह बिंदु जो उद्गम के कुछ समीपतम होते हैं अधिकेंद्र कहलाता है, इपिक सेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जा सकता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण बनाता है। अधिकेंद्र क्या है? ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। अब अलग अलग दिशा से चल रही पृथ्वी की सतह पर पहुंच गया। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, भूतल पर जैसे एक पृथ्वी अंदर निकल गया तो उद्गम केंद्र हो गया या अवकेंद्र हो गया। अब कहीं ना कहीं पृथ्वी पर ज्वालामुखी के रूप में निकलेगा ना, तो उसके समीप वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। भूतल वाला जो बिंदु
उपकेंद्र है, उद्गम केंद्र है या अवकेंद्र है, उसके बगल वाले को अधिकेंद्र कहेंगे या इपिक सेंटर कहेंगे। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है। तो अधिकेंद्र यहाँ हो गया पृथ्वी पे, अधिकेंद्र पृथ्वी पे, अवकेंद्र या उद्केंद्र, उद्गम केंद्र ये हो गया सेंटर में जहाँ से ऊर्जाएं निकलती है। भूकंपीय तरंगे सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल में ही आते हैं। इसे अध्याय के आगे आप पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल में 200 किलोमीटर तक गहराई जाने का है। स्थल मंडल पृथ्वी के 200 किलोमीटर की गहराई तक वाले भाग तक कहते हैं, यानी यहाँ से लेकर के 200 तक जाइएगा तो स्थल मंडल कहलाता है। भूकंप मापी यंत्र यानी भूकंप को मापने वाले यंत्र सिस्मोग्राफी कहते हैं उसको। सतह पर पहुँचने वाली तरंगों को अभिलेखित करता है। 3.1 चित्र में दिखाया गया है कि भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है। भूकंपीय जो तरंग है उसका अभिलेखीय वक्र ऊपर नीचे जैसे, या फिर वो जो सर्कल है 3.1 में दिखाया गया है, तो वो भी देखेंगे ज़रा। यह वक्र 3 अलग अलग बनावट में तरंगों को प्रदर्शित करती है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय 2 प्रकार की होती है, भूगर्भ तरंगे बॉडी वेव्स और धरातलीय तरंगे सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स भूकंपीय तरंगे 2 तरह के होते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स होते हैं P और S, जबकि सरफेस वेव्स धरातलीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ जाती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है और तरंगे का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने वाली परिवर्तित हो जाती है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ के तरंगों का वेग अधिक होता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ के तरंगों का वेग अधिक होता है। अधिक घनत्व वाले तरंगों का पदार्थ का वेग अधिक होता है। ये एक स्टेटमेंट है। ये अधिक घनत्व वाले पदार्थों का तरंग वेग कम होता है, वहाँ स्टेटमेंट में आ जाएगा। लेकिन नहीं, अधिक घनत्व वाले पदार्थ जो घनत्व अधिक है, जिस पदार्थ का घनत्व अधिक है उसका वेग भी अधिक होगा। याद रखना है इसे। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं अपवर्तन होता है, आवर्तन होता है। पदार्थ के घनत्व में भिन्नता अलग अलग आ गया तो उसके कारण परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन या तो रिफ्रैक्शन आवर्तन होगा। भूगर्भीय तरंगे 2 प्रकार के होते हैं, P तरंगे और S तरंगे। भूगर्भीय तरंगे होते हैं 2 तरह के P और S, यानी बॉडी वेव होते हैं 2 तरह के P और वेव, प्राइमरी और सेकेंडरी। P तरंगे तीव्र गति से चलने वाली होती है और धरातलीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। P तरंगे को ही प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव कहा जाता है। P तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती है। ये गैस, तरल व ठोस तीनों में गमन करती है। S तरंगे केवल ठोस में गमन करती है। धरातलीय तरंगे कुछ समय अंतराल बाद पहुंचती है। S तरंगे धरातल पर कुछ समय बाद पहुंचती है। सबसे पहले प्राथमिक तरंगे पहुंचती है, यह द्वितीयक तरंगे कहलाती है। S तरंगों के विभिन्न विषयों के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती है। S तरंगों को यह ठोस विशेषता है कि इसी विशेषज्ञों के विज्ञानों को भूगर्भिक संरचना की मदद करती है। परावर्तन रिफ्लेक्शन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन रिफ्रैक्शन तरंगे कई दिशाओं में बनती है। भूकंप लेखीय से बने आलेख में तरंगों की दिशा भिन्नता के अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी के अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है, इन्हें शैल विस्थापित या इमारतें गिर जाती हैं। भूकंपीय तरंगे का संचरण भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरण होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है तो शैलों में कंपन पैदा होती है। P तरंगों के कंपन से दिशा तरंगों की दिशा में समानांतर होती है। यह संचरित गति को दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालता है। इसे दबाव के फलस्वरूप पदार्थ की घनत्व भिन्न आती है।
शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य 3 तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तरंगे तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः यह जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाई जाती है। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। भूकंपीय तरंगे भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगे संचरण होने के कारण प्रणाली भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। जैसे ही यह संचरित होती है तो शैलों को कंपन होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा में तरंगों को दिशा का समानांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ में घनत्व के विभिन्न आती है। शैलों में संकुचन से फैलाव के प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य 3 तरह के तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तरल के तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। छाया क्षेत्र का उद्भव। छाया क्षेत्र का उद्भव क्या है भाई? छाया क्षेत्र का उद्भव तो भूकंप यानी सिस्मोग्राफ से दूरस्थ स्थानों में आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। पृथ्वी कुछ ऐसे भाग हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र में भूकंपीय छाया क्षेत्र शैडो जोन कहा जाता है। शैडो जोन किसको कहा जाता है? ये देखिए, यह है शैडो जोन, ये है शैडो जोन। यानी प्राइमरी वेव यहाँ से आती है ऐसे और यहाँ से नहीं आती 105 डिग्री, फिर यहाँ से आती है ऐसे मुड़ जाती 145 डिग्री, फिर यहाँ से आती 105 डिग्री, फिर 145 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि प्राइमरी वेव 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक शैडो एरिया बनाती हैं, वहाँ नहीं जाती हैं। इस तरंगे तो 105 डिग्री के बाद जाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है, एक भूकंप के छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र में सर्वथा भिन्न होता है। 3.2 में कहा गया है कि पी और एस तरंगे का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जा सकता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगे अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अभिकेंद्र 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगे तक पहुँचने को ही दर्ज करते हैं, एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र 105 डिग्री व 145 डिग्री के बीच होती है। जब कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है तो दोनों प्रकार की तरंगों के छाया क्षेत्र 145 डिग्री के परे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती है। यानी जहां प्राइमरी तरंगे नहीं पहुंचती है वहां एस तरंगे फिक्स नहीं पहुंचती है, लेकिन जहां सेकेंडरी वेव नहीं जाती है वहाँ प्राइमरी वेव जा सकती हैं, लेकिन कहीं कहीं 145 को छोड़ करके 145 से 150 में तो दोनों नहीं जाती हैं। पी तरंगों में 145 पी छाया क्षेत्र पट्टी बैंड है के रूप में दिया जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। इस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में है बल्कि 40% भाग में भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता चलता है तो आप किसी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित क्षेत्र में है। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने के लिए वीवर वक्स को 28 में दिया गया है। ये कौन सा पृष्ठ है? ये तो 22 है, 28 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो पृष्ठ दिया है ना कि 28 में देखें अधिकेंद्र के बारे में। भूकंप के प्रकार अब आते हैं। भूकंप के प्रकार सामान्यतः विवर्तनिक टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों को सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी चट्टान सरक गए उसे भूकंप आता है तो टेक्टोनिक भूकंप कहेंगे, विवर्तनिक भूकंप कहेंगे, ठीक है। यदि चट्टान खिसक गए और भूकंप आया तो उसको टेक्टोनिक भूकंप या विवर्तनिकी भूकंप कहेंगे। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखीय भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में सीमित रहते हैं। ये जो
विवर्तनिकी भूकंप को ही ज्वालामुखीजन्य भूकंप समझा जाता है। यह भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही अब देखिए, प्लेट खसकेगा इधर सामान्यतः तो विवर्तनिकी भूकंप है, और वही एक्टिव वोल्केनो जहाँ आएगा उसको बोलेंगे ज्वालामुखीय भूकंप, वोल्केनिक भूकंप। ठीक है। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिसे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहा जाता है। कोलैप्स। नियात भूकंप किसे कहते हैं? खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खदानों में छत ढह जाती है, जिसे हल्के झटके के भूकंप महसूस, जैसे कोई खनन है, अब खनन में मान लेते हैं धंस गया, तो वहाँ जो भूकंप झटका लगा ना, वो नियात भूकंप है, वो नियात भूकंप है। नियात भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप और सामान्य भूकंप और विवर्तनिकी भूकंप, ये 3 समझ में आ गया। नियात भूकंप जहाँ खदान वगैरह में आता है, ज्वालामुखी जन्य भूकंप जहाँ एक्टिव वोल्केनो पे आता है, विवर्तनिकी भूकंप जो प्लेट को खिसकने से होता है। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भूमि की कंपन होती है, और यह इस तरह के झटकों को विस्फोट एक्सप्लोजन कहते हैं। जो भूकंप बड़े बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। बांध जनित भूकंप हो गया, और भूमि में कंपन होती है। विस्फोट भूकंप हो गया, विस्फोट कभी कभी परमाणु एवं रासायनिक विस्फोट के कारण होता है। भूकंप की आंतरिक संरचना। भूकंप की माप कैसे होता है? तो भूकंप घटनाओं के मापन के लिए भूकंपीय तीव्रता के आधार पर, आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापर भूकंपीय जो तीव्रता मापते हैं, रिएक्टर स्केल होता है, ठीक है, के मापा जाता है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इससे भूकंप के द्वारा हुए नुकसान उत्तरी एलओसी में स्थित अमन सेतु मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता यानी इंटेंसिटी स्केल मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 होती है। आघात की तीव्रता गहनता इंटेंसिटी स्केल में इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। देखिए, ज्वारीय लहरों द्वारा तबाही की गई दृश्य मेरीना तट, ये ज्वारीय लहरों द्वारा विनाश का एक दृश्य। थाईलैंड की है ये बात, ये इंडोनेशिया के बात है। ज्वारीय लहरों द्वारा विनाश का एक दृश्य, ये श्रीलंका की है। करीब उस टाइम 10,000 लोग मारे गए थे। करीब उस टाइम 10,000 लोग मारे गए थे। भूकंप की एक प्राकृतिक आपदा। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप क्या है? भूमि का हिलना। भूमि हिलेगा तो भूकंप आया है। धरातलीय विसंगति, भूमि भूस्खलन या पंखस्खलन, मृदा द्वरण, धरातल का तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंध टूटने के बांध, आग लगना, इमारतें व टूटने ध्वंस होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी आना, ये सब हैं भूकंप आने के लक्षण। अब आते हैं उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में 6, इसमें क्या है, 6 प्रभाव स्थल रूपों में देखा जाता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व जनधन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधतल पर हो, भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ ही सेकंड में रहती है। यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटके से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में भूकंप तीव्र होते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे।
प्रायः यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप में आने वाले संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1 या 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जब हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर महसूस किए जाते हैं। हर मिनट लगभग किसी न किसी भाग पर महसूस किए जाते हैं। 1 से 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं। यह प्रायः यह देखा जाता है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। 8 से कम ही आता है। जो भी दर आया है ना, 7, 7.6, 7.4, 6 पॉइंट समथिंग, इस तरह का। भूपरपटी, यह ठोस पृथ्वी का सबसे गहरी भाग होता है। यह बहुत भंगुर यानी ब्रिटल भाग है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पृथ्वी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के निचले अलग अलग महासागरों के भूपरपट्टी की मोटाई तुलना में बहुत कम है। महासागरों में भूपरपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में बहुत कम है। महासागरों के नीचे इसके औसत मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के ऊपर यह 3 किलोमीटर तक है। मुख्यतः पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्रों में यह मोटा और अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के भूपरपट्टी की मोटाई 70 किलोमीटर तक है। मेंटल क्या है? मेंटल भूपरपट्टी परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो आसंत्य है। डिसकंटिन्यूटी, ये मोहो डिसकंटिन्यूटी, यह मोहो आसंत्य है यानी डिसकंटिन्यूटी मेंटल होकर जो 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग, ये यहाँ तक मेंटल है, ये मेंटल है, ये दुर्बलता मंडल है, ये मेंटल है, ये मेंटल यहाँ तक है, और ये मेंटल के बाद ये क्रोड है। क्रोड भी 2 अवस्था में पाया जाता है। 29 आरंभ होकर 2900 किलोमीटर पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग का दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ है इस विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखीय उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है कि भूपरपट्टियों मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद हुआ है। यह ठोस अवस्था में है, जो क्रोड, जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगे के वेग के पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड पदार्थों का निकिल व फोरम यानी लोहे से बना है। निफ्फे परत से नाम से भी जाना जाता है। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप क्या है? आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ये देखिए, सिल्ड ज्वालामुखी है, ये सिंडर शंकु है। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख व तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ चाहे पहले ही बाहर आया हो और यह निकाल रहा हो कि वह ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल में निकलकर धरातल तक पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है। जब तक यह मेंटल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल पर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। यह पदार्थ की धरातल पर पहुंचता है तो उसमें लावा कहा जाता है। लावा के जमे हुए टुकड़े का मलबा ज्वलखंडासीम कहा जाता है। प्रोकैल्स्टिक डेब्रिस कहलाता है। ज्वालामुखी बम राख, धूल, कण व गैस जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, यौगिक, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शिथिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातलीय पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों के वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखियाँ निम्न प्रकार के हैं। ज्वालामुखी शिल्ड, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी शिल्ड
सबसे विशाल हैं। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः विशाल से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बचते हैं और लावा उद्गार के हर समय बहुत तरल है। इसी इन ज्वालामुखियों के ढाल तीव्र होता है। यदि किसी तरह के नलिका वेन से पानी भीतर चला जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट भी कहा जाता है। अन्यथा कम विस्फोट होना ही सबका साथ सबका विकास। विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास देख रहा था। वैसे ही बुढ़ा देख ही सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता। अन्यथा कम विस्फोट होना ही इसकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों के द्वारा फव्वारे के बाहर के रूप में निकासी एक शंकु बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित हुआ है। मिश्रित ज्वालामुखी कंपोजिट वोल्केनो, सिंडर ज्वालामुखी, सिल्ट ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी सिल्ट ज्वालामुखी हैं, यानी बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर के सबसे विशाल हैं। हवाई द्वीप के इससे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय तरल होता है, बहुत तरल होता है। जब ये यानी ज्वालामुखी निकलता है तो तरल होता है, पानी की जगह बहते जाता है। इसी कारण इन ज्वालामुखियों को ढाल तीव्र नहीं होता है। जैसे पानी है तो पानी का ढाल तीव्र होगा, पानी नीचे से गिरेगा तो ढाल तीव्र होगा, लेकिन वही इतना बड़ा बड़ा गोला निकले आसपास जमते जाएगा ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के नलिका वेंट से पानी भीतर चला जाए और ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। तो ये ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, अन्यथा कम विस्फोट होना ही इनकी विशेषता है। ये कम विस्फोट होते हैं यदि पानी नहीं जाए तो। इनकी ज्वालामुखियों द्वारा लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है, निकास पर एक शंकु बनाता है, निकास पर एक इस तरह का शंकु बनाता है और सिल्ट जो है शंकु बनाता है। और जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित किया गया है, जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित किया गया है, यही है सिंडर शंकु। मिश्रित ज्वालामुखी कंपोजिट वोल्केनो है। इस ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपने अधिक ठंडे व श्यान गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। ऐसे ये जो ज्वालामुखी हैं मिश्रित ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं, लेकिन अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी गाढ़ा व चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। इनका जो लावा निकलता है ना गाढ़ा होता है, एकदम लिवड़ी के जैसा, सत्तू वाला लिवड़ी होता है ना उससे भी गाढ़ा। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलनखंडाश्म पदार्थ है वह राह की धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकासी नली और के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। ज्वालामुखी कुंड कोल्डेरा ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक हैं। ज्वालामुखी आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। जो विस्फोट होता है ना तो विस्फोट होने के बाद ऊंचा ढांचा नहीं बनता है, नीचे बन जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? जैसे मान लेते छोटा छोटा निकल रहा है, एक बैग से विस्फोट हुआ तो आसपास यहीं ना जमा हुआ है, इतना ही दूर में ना, अब उसको निकलना है तो ज़्यादा मात्रा में रास्ता चाहिए और रास्ता नहीं मिलेगा तो ये और विस्फोट हो जाएगा तो और नीचे ढह जाएगा। ठीक है, लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। ज्वालामुखी कुंड का लावा के जो धंसने से ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। इसका विस्फोट रूप बताता है इन्हें करने वाले मैग्मा के भंडार में न केवल विशाल है वरन इन्हें बहुत पास स्थित है। इसके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्राप्त होती है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल व लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक निकलते हैं। ये संसार के कुछ भाग 1000 वर्ग किलोमीटर में लावा प्रवाह के ढके होते हैं। इनमें से लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और यह
प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं, जो कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैला जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान का महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहत बेसाल्ट और प्रवाल। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षाकृत आरंभ में एक अधिक बृहत क्षेत्र पर एक प्रवाह से ढका था। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ज्वालामुखीय उद्गारिता अंतर्वेदी आकृति, अंतर्वेदी आकृति, अंतर्वेदी आकृति, अंतर्वेदी आकृति। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है और यदि वो लावा ठंडा हो गया, वही आग्नेय सेल बनता है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी सेलों, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है। पातालीय सेल, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। ज्वालामुखी सेल क्या है? जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है उसको ज्वालामुखी सेल कहते हैं। ज्वालामुखी सेल क्या कहते हैं? जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो गया उसी को ज्वालामुखी सेल कहते हैं। अभी ऊपर में क्या पढ़े थे? ऊपर में भी पढ़े थे कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा ऊपर आता है, जो ठंडा होता है अग्नेय सेल कहते हैं। यानी अग्नेय सेल और ज्वालामुखी सेल दोनों एक ही है, ये भी कनेक्ट करना है। पातालीय प्लूटोनिक सेल, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है, होकर जम जाता है। अग्नेय सेल क्या होता है? या तो ऊपर आएगा तो ठंडा होकर जमेगा, या तो पृथ्वी के अंदर ही कहीं निकलेगा सिकुड़ करके, वो जम जाएगा। ठीक है। जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है, जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है। ये अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती है। इनमें से कुछ अंतर्वेदी आकृति कहलाती है। अंतर्वेदी आकृतियाँ क्या होती है भाई? तो अंतर्वेदी आकृतियाँ ऐसे होती है, ज्वालामुखी निकल रहा है, ज्वालामुखी निकलेगा तो अंदर से तो ठंडा ही निकलेगा, ठंडा निकलेगा, गरम निकलेगा ना। अब जब गरम निकलेगा, लावा निकला, तो लावा निकलने के बाद कुछ पृथ्वी पे आएगा, पृथ्वी पे आएगा तो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तो उसको जो ज्वालामुखीय सेल या आग्नेय सेल कहते हैं। लावा का यह जमाव जो धरातल तक पहुंचकर या धरातल तक पहुंचने से पहले भूमंडल पर हो जाता है, या तो पृथ्वी के भूपटल पर पहुंचने से पहले ही नहीं पहुंच पाया, वहीं ठंडा हो गया, तो अंतर्वेदी आकृति हो गया। अंतर्वेदी इंट्रसिव फॉर्म कहलाता है वो, इंट्रसिव फॉर्म कहलाता है वो। अब आते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है भाई? यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पट्टी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अन्नछादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर भी यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं तथा कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ग्रेनाइट के बने पिंड, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडार के जमे हुए भाग हैं। बैथोलिथ क्या है? यह मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पट्टी की अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है। यह एक गुंबद के आकार के विकसित हो जाता है। अन्नछादित प्रक्रियाओं के ऊपर पदार्थों के हट जाने पर भी यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जैसे मैग्मा भंडार में जमे हुए हैं। लेकोलिथ, ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिनका तल समतल व पाई रूपी
वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी से गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अप्रपत्रित एक्सफोलिएटेड हो चुकी है। वह धरातल पर देखा जा सकता है। यह वैथोलिथ व वैथोलिथ अच्छे उदाहरण हैं। लेपोलिथ, फैकोलिथ व सील। ऊपर उठते व लावा का कुछ क्षैतिज भाग दिशा में वह कमजोर धरातल को चला जाता है। यहाँ वह अलग अलग आकृतियों के जम जाते हैं। यदि यह तस्तरी यानी सौसर के आकार का जम जाते हैं तो यह लेथोलिथ कहलाता है। लेथोलिथ लेपोलिथ कहलाता है। लेपोलिथ, बैथोलिथ, बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेपोलिथ, पैथोलिथ, ये अलग अलग होते हैं। तो यह लेपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मुर्दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव होता है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें के एक निश्चित वाहक नलिका या मैग्मा भंडार में जुड़ी होती हैं, जो क्रमशः वैथोलिथ में विकसित होता है। यह ही फैकोलिथ कहलाता है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव की सीट व घने मोटाई वाले जमाव सील कहलाते हैं। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है, अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यदि संरचना डाई कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से भूगर्भिक जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन क्या है। तो प्रत्यक्ष भूगर्भिक जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन गुरुत्वाकर्षण अप्रत्यक्ष है, चुंबकत्व अप्रत्यक्ष है, भूकंपीय तरंग अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष साधन केवल ज्वालामुखी है। दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो दक्कन ट्रैप अभी हम लोग पढ़े थे। दक्कन ट्रैप पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। दक्कन ट्रैप अच्छा देख लेंगे वहाँ से एक बार। दक्कन ट्रैप स्थल मंडल की वर्णित कौन करता है। तो स्थल मंडल को अथी ऊपरी मेंटल और भूपर पट्टी, ऊपरी व निचले मेंटल नहीं, भूपटल व क्रोड नहीं, ये हो जाएगा ग भूपटल व ऊपरी मेंटल को मिला करके 200 किलोमीटर तक कहा जाता है। भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। ये सब में है। पी तरंगे। भूगर्भीय तरंगे क्या हैं। तो भूगर्भीय तरंगे वही बॉडी वेव्स को 2 पार्ट्स में प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दीजिए। बॉडी भूगर्भीय तरंगे बन गए। भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों का नाम बताइए। तो यही जो ज्वालामुखी और एक डीप ड्रिलिंग सिस्टम। भूकंपीय तरंगे छाया कैसे बनाती है। तो भूकंपीय तरंगे छाया 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक प्राइमरी वेव का छाया बनता है, जबकि 105 से लेकर के 105 तक सेकेंडरी का बनता है। भूकंपीय गतिविधियों के अंतर्गत भूगर्भ की जानकारी संबंधित प्रत्यक्ष साधनों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। चलिए, तीसरी रेवाखंड इसी के